दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के मैट्रिक और इंटर के छात्रों के रिजल्ट जारी होने की तिथि घोषित। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक द्वारा 10वीं और 12वीं के छात्रों का रिजल्ट जारी करने की तिथि का ऐलान कर दिया है। खबरों के अनुसार जैक का परिणाम 31 जुलाई को घोषित किया जाएगा। इस दौरान परिणाम आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया गया है। जैक के विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट jacresults.com, jac.nic.in और jackjharkhand.gov.in पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण कई अन्य राज्यों की तरह झारखंड बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड में जल्द शुरू हो सकती है दूसरे राज्यों में आने जाने वाली बसों का परिचालन। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए झारखंड से दूसरे राज्यों में आने जाने वाली बसों के परिचालन की मांग मुख्यमंत्री से झारखंड प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन ने की है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि जिस प्रकार ट्रेन, हवाई जहाज और छोटे वाहनों को झारखंड से दूसरे राज्य में आने और जाने की अनुमति है, उसी प्रकार बसों को भी अनुमति दी जाए। कांग्रेस विधायक का दावा, सरकार गिराने के लिए मिला 1 करोड़ रुपए का ऑफर। झारखंड के विधायक ने दावा किया है कि कुछ अज्ञात लोगों ने उनसे कई बार संपर्क किया और झामुमो कांग्रेस राजद सरकार को गिराने के लिए 1 करोड़ रुपए और मंत्री पद की पेशकश की। कोलेबिरा के विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी ने अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनसे लगभग आधा दर्जन लोगों ने 3 बार संपर्क किया। आपको बता दें कि झारखंड में गठबंधन सरकार के खिलाफ कथित रूप से साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना के कारण सूना पड़ा देवघर का बाबा बैद्यनाथ मंदिर। दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष श्रद्धालु कांवरियों के प्रवेश रोकने के लिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। बैद्यनाथ देवघर की सीमा से जुड़ने वाली सभी सड़कों पर नाकेबंदी कर दी गई है और दंडाधिकारियों के साथ पुलिस बल तैनात किए गए हैं। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि सुल्तानगंज से बाबा धाम आने वाले श्रद्धालु कांवरियों को दर्दमारा बॉर्डर से ससम्मान वापस लौटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु कांवरियों द्वारा काफी सहयोगात्मक रुख अपनाया जा रहा है और वे वर्तमान कोरोना महामारी के गंभीरता को देखते हुए समझाने के बाद वापस भी लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के प्रवेश निषेध सहित बाबा मंदिर के आसपास भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 1000 पुलिस बलों को तैनात किया गया है, जिन्हें ये निर्देश दिए गए हैं कि वे आने वाले शिव भक्तों के साथ शालीनता बरतते हुए उन्हें कोरोना की गंभीरता से अवगत कराते हुए वापस लौटाएं। दोस्तों, झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर आ रही है। जी हां, झारखंड में डीपीएस माफी के लिए ग्रामीण इलाकों में 31 जुलाई तक चलेंगे अभियान। दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में डीपीएस यानी कि डीले पेमेंट सरचार्ज या विलंब शुल्क माफी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। रांची आपूर्ति कार्यालय की ओर से 31 जुलाई तक अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों में कैंप लगेगा। वहीं किन किन इलाकों में किस दिन कैंप लगने वाला है, इसकी सूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि रांची आपूर्ति कार्यालय में 5 जिले, जिनमें रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और सिमडेगा शामिल हैं। ऐसे में इन सभी जिलों में अभियान चलाया जाएगा। आपूर्ति कार्यालय से मिली खबरों के अनुसार डीपीएस माफी के लिए 15 सितंबर तक का ही समय है। ऐसे में निगम कार्यालय से कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सके। झारखंड में सरकार गिराने के मामले में 3 की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक हलचल हुई तेज। दोस्तों, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की साजिश ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस ने सरकार के खिलाफ साजिश रचने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन इस बीच रांची के भाजपा सांसद संजय सेठ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में सरकार गिराने की साजिश के आरोपों पर मुझे हंसी आ रही है। भाजपा सांसद ने बताया, झारखंड की सरकार हर मुद्दे पर विफल है और इस वजह से ये स्टोरी प्लान की गई है। भाजपा सांसद संजय सेठ ने कहा कि ये पूरी तरह से प्लांटेड स्टोरी है।
जबकि सीएम हेमंत सोरेन से झारखंड की सरकार संभल नहीं रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से नाराज विधायकों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, ये कांग्रेस के भीतर की नौटंकी है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दिया प्रथम सोमवारी के अवसर पर शुभकामनाएं। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके सावन के प्रथम सोमवारी के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा, सावन मास के प्रथम सोमवारी के अवसर पर सभी देश और झारखंड वासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। उन्होंने कहा, पापियों को नाश करने वाले भगवान भोले सभी को स्वास्थ्य और सुरक्षित रखे, यही कामना करता हूं। देवघर एम्स खोले जाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, उद्घाटन रोका जाना दुर्भाग्यपूर्ण। झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को देवघर एम्स में ओपीडी खोलने को लेकर राज्य सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एम्स दिल्ली को नोटिस जारी किया है। साथ ही इस मामले में अगली सुनवाई 26 अगस्त को की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि जब ओपीडी बनकर तैयार है तो केवल उद्घाटन के लिए रोका जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की ओर से एडवोकेट पीयूष चित्रेश ने कहा कि देवघर में एम्स हॉस्पिटल का ओपीडी तैयार है और संचालन को लेकर सभी प्रकार की परमिशन मिल गई है। अगर ओपीडी को चालू कर दिया जाए तो कोरोना संक्रमण मरीजों को इलाज कराने में मदद मिलेगी। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली एम्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। स्वदेश लौटी मीराबाई चानू का भव्य स्वागत भारत माता की जय के नारों से गूंजा एयरपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली मीराबाई चानू सोमवार को शाम भारत वापस लौट आईं। इस दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। भारत माता की जय के नारों से आसमां गूंज उठा। मीरा के साथ उनके कोच विजय शर्मा भी वापस वतन लौटे हैं। स्वदेश पहुंचकर मीडिया से बात करते हुए मीराबाई चानू ने कहा कि सबकी उम्मीदों का तनाव था, लेकिन उन्होंने अपने दिल की सुनी और मन से काम किया। 2016 में पदक चूकने के बाद वे निराश हो गई थीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और जमकर मेहनत की। ओलंपिक में पदक जीतना बहुत बड़ी चुनौती थी। 5 साल की मेहनत सफल होने पर वे काफी खुश नजर आईं। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं की कार्यकारी समितियां हुई विघटित। कोरोना के कारण झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं हो सकी, लिहाजा राज्य सरकार ने पंचायत प्रतिनिधि का कार्यकाल 6 माह तक बढ़ा दिया था और कार्यकारी समितियां बनाई थी। इस समिति में मुखिया को पंचायत के प्रधान के रूप में मान्यता दी गई थी। उसे वित्तीय शक्ति भी प्रदान की गई थी, लेकिन 6 माह का कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की कार्यकारी समितियों को विघटित कर दिया है। गठित कार्यकारी समिति अपने गठन की तिथि से अधिकतम 6 महीने की अवधि पूरे करने की तिथि 27 जुलाई 2021 को स्वतः विघटित समझी जाएगी। विघटन की तिथि से निर्वाचन पदधारकों के पद खाली समझे जाएंगे। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को भी संक्रमित कर रहा डेल्टा वेरिएंट, सामने आए चौंकाने वाले तथ्य। दोस्तों, कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर के बीच एक और संकट सामने आया है। डेल्टा वेरिएंट के धीरे धीरे बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। अब तक माना जा रहा था कि कोरोना वायरस से लड़ने में वैक्सीन पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन अब कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्होंने सभी को हैरान कर दिया है। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट पूरी तरह से कोविड वैक्सीन लेने वालों को भी संक्रमित कर रहा है। इस समय दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर रिसर्च जारी है और वैज्ञानिक लगातार इससे निपटने के उपाय खोजने में जुटे हुए हैं। इस बीच 10 प्रमुख कोविड-19 विशेषज्ञों ने एक इंटरव्यू में बताया कि कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन सुरक्षा काफी मजबूत है और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें इस समय ज्यादा खतरा बना हुआ है। दोस्तों, विधायक अंबा प्रसाद ने ट्वीट करके कहा कि जेएसएससी विज्ञापन संख्या 1/2017 इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त परीक्षा से संबंधित राज्य के गैर अनुसूचित जिलों व राज्य स्तरीय पदों के लिए 4 वर्ष से लंबित अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करने को लेकर अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा।
उन्होंने आगे ट्वीट करके कहा कि ज्ञापन के साथ शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री जी से मिलूंगी। केंद्र सरकार ने बताया, शहरों में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए उठाए ये बड़े कदम। संसद की मानसून सत्र, जी हां, संसद की मानसून सत्र जारी है और इस सत्र के दौरान ही सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से सदन में बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े पेश किए गए हैं। केंद्र सरकार पर विपक्ष ने बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा। विपक्ष ने सरकार से शहरों में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सवाल खड़ा किया था। जवाब में सरकार ने कई ऐसे आंकड़ों को पेश किया जो रोजगार से जुड़े थे। विपक्ष ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से सवाल किया था कि कोविड-19 महामारी से उबरने की प्रक्रिया के एक हिस्से के तौर पर बेरोजगारी के संकट को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने कोई कदम उठाया है। इसके अलावा सरकार से पूछा गया था कि शहरी बेरोजगारी संकट को दूर करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर कोई रोजगार योजना शुरू करने की योजना है। इस सवाल पर केंद्र सरकार में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की तरफ से जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान देश में रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के अलावा प्रवासी मजदूरों, संगठित और असंगठित कामगारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू किए गए 27 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज का भी जिक्र किया। केंद्र सरकार का दावा, कोरोना वायरस ने देश के 184 वीर जवानों को छीना। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार फिलहाल थोड़ी मंद है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर का खतरा अभी भी लोगों पर मंडरा रहा है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि देश को तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा दावा करते हुए सबको हैरान कर दिया। सरकार के अनुसार देश के आम नागरिकों की भांति सशस्त्र बलों के कर्मी भी खासी संख्या में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए और सरकार ने सोमवार को बताया कि कोविड-19 बीमारी के कारण अब तक तीनों सेनाओं के 184 जवानों की मौत हो चुकी है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि थल सेना में कोरोना वायरस के संक्रमण के 42,527 मामले सामने आए, जबकि 133 कर्मियों की इसके कारण मौत हो गई। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में साफ पानी देने में नीतीश कुमार ने मारी बाजी, ममता और हेमंत सोरेन पिछड़े। स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल पहुंचाने के मामले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सबसे पीछे नजर आ रही है, जबकि बिहार के नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार स्कूली बच्चों को साफ पानी मुहैया करवाने में सबसे आगे निकल गई हैं। मोदी सरकार की स्कूलों, आवासीय स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में साफ पानी उपलब्ध कराने की नल से जल योजना में 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने लक्ष्य हासिल कर लिया है।